अस्सलाम वालेकुम। नावलिक्स ऑफिशियल में खुश आमदीद। नावल ये चाहतें ये शिद्दतें असकलम सुमेरा शरीफ तूर की किस्त नंबर 5 लेकर हाजिर हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। यहाँ लाहौर में मौसम क्या बदला, सारा शेड्यूल बदलता चला गया। नवंबर के महीने का आखिर चल रहा था। सर्दियों में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होता चला जा रहा था। नवेरा की रूटीन भी इसी तरह बदलती जा रही थी। सर्दियों के लिए लिहाफ निकालना इनके घराने की मखसूस तैयारियां थी। नए सिरे से सारे घर की तरतीब बदली जाती। इस सारे अमल में वो और भाभी गहन चक्कर बनकर रह जाती थी। अल्लाह अल्लाह करके इनका काम ख़त्म हुआ तो नवेरा सिलाई मशीन पकड़ ली। भाभी और वो सर्दियों की शॉपिंग करके लाई थी। नबील भाई के मलबूसात रेडीमेड ही थे। एक दो सूट सिलवाने वाले थे जो इन्होंने अपने दर्जी को दे दिए थे। अलबत्ता बाकी सब के कपड़ों की सिलाई की जिम्मेदारी नवेरा के जिम्मे थी। सबके दो दो सूट थे। सबसे पहले इसने अम्मा के कपड़े सिए। एक दिन में ही काम खत्म हो गया था। अगले दिन इसने भाभी के कपड़ों की कटिंग की और अपने और गुड़िया के कपड़ों के लिए इसे कुछ मटेरियल खरीदना था। इसलिए भाभी ने कहा तो इन्होंने इसे रिमशा को फ़ोन करके बुलवा कर साथ जाने को कहा। पता नहीं वो फारिग होगी भी कि नहीं। तुम फ़ोन करके देख लो, हो सकता है फारिग हो। गुड़िया की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वरना मैं खुद चली जाती। गुड़िया को आज कुछ बुखार था। नवेरा ने फ़ोन किया तो रिमशा ने ही रिसीव किया। अस्सलाम वालेकुम। सलाम दुआ के फ़ौरन बाद वो मतलब पर आई। रिमशा, मुझे बाजार जाना है, गुड़िया की तबीयत ठीक नहीं, भाभी नहीं जा रही। अगर तुम फारिग हो तो रज़ा के साथ चली आओ, दोनों मिलकर चलती हैं। फारिग तो हूँ मैं, लेकिन रज़ा, अच्छा आप ऐसा करें, मैं रज़ा को बताती हूँ कि आपकी कॉल है, इसे कहिएगा तब ही मैं आ सकूँगी। ठीक है, बुलाओ इसे, मैं खुद बात कर लेती हूँ। नवेरा ने कहा तो वो होल्ड करने का कहकर चली गई। 5 मिनट बाद रज़ा लाइन पर था। सलाम दुआ के बाद नवेरा ने इसे रिमशा को साथ लाने का कहा तो इसने एकदम इनकार किया। आई एम सॉरी, मैं नहीं आ सकता, मुझे नवाज भाई के पास इनकी अकेडमी जाना है। साफ कहो तुम रिमशा की वजह से इनकार कर रही हो। रिमशा ने इसकी बेजारी सारा ख़ानदान ही जानता था। यूं एकदम रज़ा का इनकार कर देने से इसने भी कह दिया, नहीं इनकार तो नहीं कर रहा, ये तो आप रिमशा से ही पूछ लें। नवाज भाई की एकेडमी जाने की सज़ा अब्बू के ज़रिए इसकी नाफिज करता है। ज़रा भी ताख़ीर हो जाए तो नवाज भाई फ़ौरन अब्बू को रिपोर्ट कर देते हैं और आप अच्छी तरह जानती है मैं अब्बू को कभी शिकायत का मौका नहीं देना चाहता। इसका लहजा अगरचे तल्ख था मगर सच्चा था। नवेरा चुप हो गई। ठीक है, तुम 5 मिनट निकाल कर एकेडमी जाते हुए रिमशा को हमारे यहाँ छोड़ भी तो सकते हो। हम दोनों बाज़ार जा सकती हैं। प्लीज़ अच्छे भाई हो ना, इनकार नहीं करना। मेरा आज बाज़ार जाना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर कितने दिन लग जाएंगे। अच्छा मैं देखता हूँ। ना जाने ना चाहते हुए वो मान गया था। वो नवेरा को इनकार कर नहीं सकता था, ये तो वो जानती थी। ठीक 15 मिनट बाद गेट पर रज़ा की बाइक का हॉर्न सुनाई दिया था। अम्मा गेट खोलने गई। रज़ा बाहर से ही चला गया, अलबत्ता रिमशा साथ ज़रूर थी। थैंक गॉड तुम आ गई, वरना तो रज़ा से कुछ बाद नहीं था। रिमशा से हाथ मिलाते हुए वो कह रही थी। रिमशा ने बगौर देखा। इस दिन रज़ा से झड़प के बाद इसका दिल नवेरा से मजीद उचाट हो गया था। मगर 5 मिनट ऐसा भी क्या है इसमें जो मुझ में नहीं है। वो बगौर जायज़ा ले रही थी। रज़ा के लिए इसे 5 मिनट बर्दाश्त करना नामुमकिन था। कहाँ वो नवेरा के कहने पर इसे छोड़ने चला आया था। वो तो शुक्र था कि वो बाहर से चला गया, वरना वो ज़रूर कुछ उल्टा सीधा बोलती। रज़ा की तवज्जो 1 मिनट भी नवेरा की तरफ मबजूल हो, इसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता था। नवेरा चादर अच्छी तरह अपने गिरद लपेटे बैग कंधे पर डाले तैयार थी। कुछ खाओ पियोगी, भाभी ने पूछा तो रिमशा ने फ़ौरन इनकार कर दिया। ओ आओ फिर चलते हैं, 3 बज रहे हैं, बाजार में भी कुछ वक्त लगेगा, शाम से पहले घर भी आना है। नवेरा ने शॉपिंग बैग थाम लिया जिसमें सूटों की कतरने और कटिंग पीस थे, जिस पर छाती में छपाई भी करवानी थी और कुछ मैचिंग का मटेरियल भी खरीदना था। बाजार पहुंचकर पहले नवेरा ने कपड़ों पर छपाई करवाई, फिर मुताल्लिका मटेरियल लिया जिनमें नलकियाँ, लेसें, धागे वगैरह शामिल थे। इसके बाद इसने चंद और ज़रूरी मैचिंग की चीज़ें ली। इन सब में इन्हें 2 घंटे लगे। मुझे अपने कॉलेज की जर्सी और शाल खरीदनी है, साथ में घरेलू इस्तेमाल के 1-2 सूट लेने हैं। मार्केट के अंदर चलते हैं, वहाँ अच्छी वैरायटी मिलती है। रिमशा की बात पर वो दोनों मार्केट के अंदर चली गई। इसने अपनी खरीदारी की। एक जर्सी की बजाय 2 जर्सियाँ ली। शाल के अलावा जूते और घरेलू सूट और दीगर कॉस्मेटिक की रोज़मर्रा की अशिया ली। यहाँ से क्या लेना है? नवेरा के ख्याल था वो सब कुछ खरीद चुकी है, लेकिन इसे जेंट्स की दुकान में दाखिल होते देखकर वो रुक गई थी। आप आए ना, मुझे रज़ा के लिए कुछ चीज़ें लेनी है, फूफो ने पैसे दिए थे कि ले आना। इसने रज़ा के लिए 3 शर्ट्स और जीन्स ली। इसके अलावा कफलिंग्स और 2 टाइयों के साथ टाई पिन भी लिए। वहाँ इसको
काफ़ी वक्त लगा। रिमशा को कोई भी चीज़ पसंद नहीं आ रही थी। अपनी शॉपिंग इसने मिनटों में की थी, लेकिन रज़ा के लिए हर चीज़ वो देखभाल कर लेना चाहती थी। इसके हर अंदाज में रज़ा के लिए बेपनाह मोहब्बत झलक रही थी। नवेरा दिल ही दिल में मुतासिर हुई। सारा कुछ पैक करवा कर वो दोनों वहाँ से निकल आई। रज़ा के लिए रिमशा ने हर चीज़ अपनी पसंद की ली थी। बाज़ चीज़ों के लिए नवेरा ने मशवरा भी दिया तो पसंद आने के बावजूद रिमशा ने वो चीज़ नहीं ली थी। ये बात नवेरा ने भी महसूस की थी, मगर इसने टोका नहीं। इन मामलात में बाज़ लड़कियां हद से ज़्यादा जज्बाती होती हैं और रिमशा की रज़ा से निस्बत और मोहब्बत सारा ख़ानदान जानता था। बहुत लगी है रज़ा, जैसे तुम जैसी मोहब्बत करने वाली लड़की मिल रही है। टैक्सी की तलाश में इधर उधर देखते नवेरा ने कहा। रिमशा के होंठों पर एक जहरीली मुस्कुराहट आ रही थी। तलखी से नवेरा को देखा और फिर सख्ती से होंठों को बेंच ली गई। मुबादा कुछ तलख ना कहते, काश ये हकीकत रज़ा भी जान ले। वो शराब के पीछे भाग रहा है, काश मैं इसे बता सकती। रिमशा ने अपने लब बींच लिए थे। नवेरा ने बखूबी महसूस किया था, इसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था, लेकिन रज़ा भी कम उम्र है और जज्बाती सा लड़का है। वक्त के साथ साथ इसमें ठहराव आ जाएगा। तुम इसके मुतालिक टेंशन ना लिया करो। बहुत से लड़के शुरू में इस तरह रिश्ता तय हो जाने पर शाकी होते हैं, मगर रफ्ता रफ्ता हकीकत को कबूल कर लेते हैं। वो भी कर लेगा। रिमशा के चेहरे की तलखी और लब बींच लेने से नवेरा यही समझी थी वो हर्ट हुई है, इसीलिए इसे समझाने लगी। एक बात तय है नवेरा, भी मेरे और रज़ा के दरमियान जिसने भी आने की कोशिश की ना, तो मैं इसके साथ बहुत बुरा करूंगी। मैं किसी चीज़ पर सब्र कर लेने वाली लड़की नहीं हूँ। जो चीज़ मेरी है वो बस मेरी है। मैं कोई दूसरे वजूद की मुदाखलत को गवारा नहीं करूंगी। रज़ा जिन ख्यालों में ज़िंदगी गुजार रहा है और जिन आसमानों पर उड़ रहा है, इसे कह दीजिएगा इस शराब से निकल आए, वरना मुंह के बल गिरेगा। इसकी आवाज़ रोन गई थी। नवेरा ने एक गहरी सांस ली। इसे रिमशा पर तरस आया और प्यार भी था। हम इसने कुछ भी कहने से इज्तनाब किया कि इसे मजीद हौसला शिकनी ना हो। सड़क पर कोई सवारी नहीं मिल रही थी। मगरिब की अजान वहीं खड़े खड़े हो गई। आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा फैलने लगा। नवेरा परेशान होने लगी। उफ, इतनी देर होगी, नमाज भी कज़ा होगी, अब न जाने कब सवारी मिलेगी। यहाँ से तो मुमकिन नहीं, चले मेन रोड पर चलते हैं, शायद कोई सवारी मिल जाए। रिमशा की बात पर इसने सारी राय थोड़ा थोड़ा करके भी इनके पास कितना सामान हो गया था। अब वो दोनों मेन रोड पर पहुंची ही थी कि एक गाड़ी इनके करीब आ रुकी। तुम दोनों यहाँ इस वक्त खिड़की के शीशे से झांकते चेहरे को देखकर दोनों एक लम्हे पजल हुई, फिर संभल गई। यहाँ शारिक जमान को देखकर वो दोनों ही हैरान थी। ऑफ वाइट चादर में नवेरा का चेहरा छुपा हुआ था, जबकि रिमशा का चेहरा नुमाया था। शायद इसलिए शारिक जमान के लिए इन्हें पहचानना आसान था, वरना वो अकेले होते थे, वो इन्हें पहचान नहीं पाता। यहाँ क्यों खड़ी हो तुम दोनों? हम शॉपिंग के लिए आए थे, सवारी नहीं मिली, इसलिए यहाँ आ गए कि शायद कोई सवारी मिल जाए। नवेरा खामोश थी। रिमशा नहीं बताया, अकेली आई थी, वो पूछ रहा था। रिमशा ने सर हिला दिया। आओ बैठो, मैं ड्रॉप कर दूंगा। शारिक ने रुख मोड़कर पिछला दरवाज़ा खोल दिया, साथ ही फ्रंट डोर भी। तुम आगे बैठ जाओ, मैं पीछे बैठती हूँ। नवेरा ने रिमशा के हाथ से सामान लेकर पिछली सीट पर रख दिया और खुद भी बैठ गई। रिमशा भी इसके साथ बैठने लगी तो इसने कहा, शारिक जमान का जो इमेज खानदान भर में बना हुआ था, इसी बिना पर रिमशा इससे अच्छा खासा खौफ खाती थी, लेकिन अब नाचारा इसे फ्रंट सीट पर बैठना ही पड़ा। सारा रास्ता खामोशी में गुजरा। शारिक ने गाड़ी नवेरा के घर के सामने रोकी तो रिमशा फौरन बाहर निकल आई। आप अंदर नहीं आएंगे? इसे बाहर गाड़ी खड़ी करते देख नवेरा ने पूछा। वो इससे मुखातिब होना नहीं चाहती थी, मगर रवादारी भी कोई चीज़ होती है। आता हूँ, तुम दोनों चलो, मैं ये सामान लेकर आता हूँ। इसे सामान समेटते देख शारिक ने कहा। वो खामोशी से रिमशा के साथ अंदर चली गई। शारिक जब सामान लेकर अंदर आया तो नवेरा दुपट्टा ओढ़कर लाउंज में बैठी पानी पी रही थी। अस्सलाम वालेकुम। लाउंज में सभी थे, नबील भाई, अम्मा और भाभी। शारिक ने सबको मुश्तरका सलाम किया। अम्मा से प्यार और नबील से मुसाफा करके इसने सारे शॉपर्स टेबल पर धर दिए। ये तुम दोनों को कहाँ मिल गया? नबील भाई ने हैरान होते हुए नवेरा को देखकर पूछा। हम वापस आ रहे थे, सवारी नहीं मिल रही थी, तभी मेन रोड पर ये मिल गए। भाभी रिमशा को पानी गिलास में थमाकर अम्मा के पास जा बैठी। मैं तो ऑफिस से सीधा घर की तरफ जा रहा था, रिमशा पर नजर पड़ी, बगौर देखा तो पता चला नवेरा भी है। गाड़ी रोककर पूछा तो मालूम हुआ सवारी नहीं मिल रही। शारिक टेबल से शारिक नबील से बातों में मसरूफ था। वो किचन में चली गई। जल्दी से इसने शारिक के लिए एक गिलास ऑरेंज शेक बनाया। ट्रे में गिलास रखकर वो अभी किचन से निकली ही थी कि पीछे से रिमशा चली गई। क्या कर रही हैं? रिमशा को वहाँ मर्दों में बैठना अच्छा नहीं लगा, तभी बोली, कुछ नहीं,
तुम ऐसा करो, शारिक भाई को ये दे आओ, प्यास लगी होगी इन्हें। इतनी देर में मैं टेबल पर खाना लगा देती हूँ, खाना खाने का वक्त है। भाभी ने तकरीबन सभी कुछ तैयार कर रखा है, तुम अब खाना खा कर ही जाना, अंकल तो लेट ही आएंगे तुम्हें लेने। मैं फ़ोन कर देती हूँ। रिमशा चली गई तो इसने जल्दी से बर्तन निकाले। भाभी चली आई तो दोनों ने मिलकर टेबल लगाए। भाभी, फिलहाल मेरा कुछ भी खाने का मूड नहीं है, मैं कमरे में जा रही हूँ। रिमशा को अच्छी तरह खिलाइएगा। पिछली दफ़ा जब शारिक इनके यहाँ आया था, इसकी आंखों में अजीब सी कैफियत ने नवेरा को अपनी जगह पर बहुत कॉन्शियस कर दिया था। इसे शारिक की आंखों के ज़ाविये जब भी याद आते थे, इसके अंदर नागवारी की कैफियत से सरायत कर जाती, और अब भी इसका दिल नबील टेबल पर सबकी मौजूदगी में खाना खाने को नहीं था। न जाने क्यों नवेरा के दिल में शारिक जमान की जानिब से एक गिरा सी पड़ गई थी। कमरे में आकर वक्त देखा, ईशा की अजानें हो चुकी थी। वजू करके इसने जय नमाज बिछाई। मगरिब की क़ज़ा और ईशा की दोनों नमाजें अदा करके वो दुआ मांग रही थी जब रिमशा मिली। मैं शारिक भाई के साथ घर जा रही हूँ, घर फ़ोन किया था, रज़ा तो लेने नहीं आएगा। अंकल को अब रात गए क्या तकल्लुफ़ करना। मैंने कह दिया कि मैं किसी के साथ खुद ही आ जाऊँगी। अब शारिक भाई जा रहे हैं तो मैंने कह दिया मुझे भी छोड़ दें, आपको सलाम करने आई थी। तुम अकेली शारिक भाई के साथ जाओगी? तो और क्या, ज़ाहिर है अकेली ही जाऊंगी। नहीं, मेरा मतलब है तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए, तुम नबील भाई के साथ चली जाना। मैं इन्हें कह देती हूँ तुम शारिक भाई के साथ मत जाना। इसका अंदाज कतई था। इसके ये बात सुनकर रिमशा हैरान, मगर मैं तो इन्हें कह चुकी हूँ, मना कर दो, तुम इनके साथ नहीं जाओगी, बस मैंने कह दिया। रिमशा नवेरा के इस अंदाज पर मज़ीद हैरान हुई। लेकिन क्यों? रिमशा को नवेरा के यूं हक जताने पर थोड़ा हैरान हुआ। मुझे इन पर कतई एतमाद नहीं। मुझे इनकी आंखों में देखते हुए अजीब सा खौफ आता है। ये एक बात शिद्दत से नोट किया, वो कोई भी मैं तुम की निगाहें अंदर तक झांक रही होती हैं। इनकी आंखों में अजीब सी कैफियत होती है, शायद हवस या शायद हिकारत, कुछ होता ज़रूर है। आई डोंट नो। वो कंफ्यूज हो गई। रिमशा खामोशी से इसे देखने लगी। वो ज़्यादा शारिक से मिली नहीं थी, लेकिन इसके मुतालिक जो भी सुना था वो भी महसूस तो कुछ ऐसा मैंने भी किया है, लेकिन मेरा तो इनसे सामना भी बहुत कम होता है। मुझे नहीं लगता कि वो कुछ गलत हरकत करेंगे। हम इनके रिश्तेदार हैं, थोड़ा बहुत तो लिहाज होगा ही। ज़रूरी नहीं है हम तजुर्बा करके बैठे। अगर औरत की छठी हिस्से से मर्द के मामले में किसी खतरे का साइन दे तो इस सायरन को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तुम एहतियात करना, इनके सगे तायाजात हो, जबकि तुम से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। समझ रही हो ना मेरी बात? वो इसे समझा रही थी। रिमशा ने इस बात में सारी लाया। नवेरा से रज़ा के मामले में लाख बुग़्ज़ और नफरत सही, मगर इस वक्त इसके भले को ही कह रही थी। फौरन मान गई। चलो आओ, वो इंतजार कर रहे होंगे, तुम इनकार कर देना, घबराना नहीं। वो दोनों कमरे से निकल आए। शारिक वाकई इंतजार कर रहा था। आई एम सॉरी शारिक भाई, मुझे अभी नवेरा आप ही से कुछ काम सीखना है, मैं नबील भाई के साथ चली जाऊंगी। आपका शुक्रिया, वो आराम से कह रही थी। शारिक को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, शायद हकारत या तजलील का एहसास। पहले कहकर यूं अब इनकार कर देना। वो खटक गया। इससे पहले रिमशा और फिर नवेरा को देखा। इसकी आंखों में भी एक अजीब सर सी कैफियत सी। गाड़ी की डिम लाइट में वो ठीक से नहीं देख पा रहा था। यहाँ आकर वो इसके सामने ज़्यादा देर ठहरी भी नहीं थी। वो इसे बगौर देखता रहा, लेकिन अब नवेरा के हर अंदाज में एक ठहराव था। लेकिन इसकी आंखों में शारिक जमान को अपने लिए एक हकारत भरी मलामत महसूस हुई थी। वो एकदम निगाहें फेर गया। ओके, मैं चलता हूँ। वो दोबारा रिमशा या नवेरा की तरफ देखे बगैर लंबे लंबे ढंग बढ़ता हुआ चला गया। नवेरा ने सर झटका और खामोशी से अपनी शॉपिंग चेक करने लगी, जो अभी भी टेबल पर पड़ी हुई थी। रिमशा इसके पास आ बैठी। वो वहां से निकल तो आया, लेकिन शारिक जमान के अंदर एक अलाव सा जल रहा था। यूं लग रहा था कोई चीज़ दिलो दिमाग को कचोके लगा रही है। नवेरा एहसान, इसने तनफ्फुर से सोचा। आज बहुत अरसे बाद इसके अंदर वही पुरानी तिलमिलाहट पैदा हुई थी। आई विल किल यू लड़खड़ाते वजूद से इसने बेड पर ढेर धरी हर चीज़ तहस नहस कर दी। कितने दिन हो गए थे वो अपने आप को संभाले हुए। लड़की अजीब अंदाज में इसके दिल में उतरती जा रही थी, यूं कि अब इसे हर तरफ हर वक्त नवेरा दिखाई देती थी। इसकी आंखें, इसकी शिफाफ पेशानी, इसकी बातों, इसका दुपट्टा रखने का अंदाज। वो इसकी कज़न थी, बारहा इनके घर आ चुकी थी, मगर इसने आज तक इसका बेतरतीब दुपट्टा नहीं देखा था। इसके अंदाज में हम वक्त अजीब सा रख रखाव, वकार और तमकनत सी दिखाई देती थी, और यही चीज़ शारिक जमान के दिल की तारों को छेड़ रही थी, यूं कि वो इसे छूकर महसूस करने को मचल उठा था। नवेरा नवाज की मंगेतर है, इससे कोई सरोकार ना था। बस एक दफ़ा इसके दिल में इस लड़की को बहुत करीब से देखने की ख्वाहिश बारहा जागी थी, और हर बार इसे खुद से लड़ता मरता। मगर आज शारिक जमान को नवेरा की आंखों में अपने लिए हकारत और नफरत दिखाई दी थी। इसने और रिमशा के घर ड्रॉप करने
کر دینے کی آفر قبول کر لی تھی، مگر گھر میں ایک جھلک کے بعد وہ اسے دکھائی نہیں دی تھی۔ رمشا کے ہاتھ سے اورنج شیک پیتے، ٹیبل پر کھانا کھاتے، بعد میں ٹیبل سے تھوڑی دیر گپ شپ لگاتے، نبیل سے تھوڑی دیر گپ شپ لگاتے، ہر آہٹ پر اس کا دل مچلا۔ اس کے مزید ایک جھلک دیکھنے کو، اور وہ دکھائی بھی دی تھی۔ رمشا نے اسے گھر ڈراپ کرنے کو کہا تھا، وہ اس کا انتظار کر رہا تھا، اور جب وہ واپس آئی تو نویرا کی آنکھوں میں جھانک کر اسے ایک پل میں اپنا آپ مجروح ہوتے دیکھا۔ کتنی حد تک محسوس ہوئی تھی اس کی آنکھوں کی حقارت۔ شارق زمان کو بری طرح مسترد ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اسے زندگی میں پہلی دفعہ کوئی صنف نازک بھائی تھی، اور قسمت کی کیا ستم ظریفی تھی، وہی اس کے لیے بری طرح شکست کا سامان بن گئی تھی۔ نویرا میں نہ جانے ایسی کیا خاص بات تھی جو دل ہر بار بری طرح اس کی طرف کھینچا چلا جاتا۔ کمرے میں ہر چیز اپنا غصہ نکال کر وہ بے دم ہو کر بستر پر چڑھ گیا۔ یہ ناانصافی ہے میرے ساتھ، کیوں کیا نویرا نے میرے ساتھ ایسا کیوں؟ اس کا ہر جذبہ، بہت شدت لیا ہوا تھا۔ نفرت کرتا تو شدت سے، وہ دوستی کرتا تو شدت سے، اور اب یہ پسندیدگی، پتہ نہیں یہ پسندیدگی محبت تھی کہ نفرت، مگر شارق زمان کے اندر طلب بن کر ابھر رہی تھی۔ اشتعال تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا، اپنی کیفیت سے خود کو بھی بے خبر تھا۔ نہ جانے وہ شدتوں کی کس مقام پر تھا، اس کے جذبے کن چاہتوں کے آئینہ دار تھے۔ یہ چاہتوں، یہ شدتوں کا کون سا درجہ تھا کہ وہ نہیں جانتا تھا، مگر اتنا سمجھ پا رہا تھا کہ ہر آہٹ پر اس کے دل نئے انداز میں دھڑکا تھا۔ ہر نظر اٹھنے والی چاہتوں کی پیغمبر تھی۔ اپنی کیفیت، اپنی محبت، کچھ بھی تو سمجھ نہیں پا رہا تھا، بس ذہن میں صرف یہی تھا کہ وہ سخت انداز میں بری طرح ہرٹ ہوا ہے۔ نویرا نے جس طرح بد اعتمادی کی نگاہ کی تھی، رمشا کے انکار نے جو شگاف روح پر ڈالا تھا، اس شگاف میں اس کی روح بلبلا اٹھی تھی۔ نویرا اس کی آنکھوں کے سامنے آدھا چھپا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ جذبات کی تلاطم بہت بھرا ہوا تھا، بہت دور۔ پہلے دور اور تھا، لیکن اب دور اور تھا، مگر سلگنا وہی تھا۔ نویرا اس کے حساب پر اس پوری طرح حاوی ہو چکی تھی کہ وہ جانتا تھا اور نہ ہی جاننے کی کوشش کرتا تھا، مگر اتنا ضرور سمجھ رہا تھا کہ نویرا کی ذات اس کے لیے بہت اہمیت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ یوں کہ وہ ذرا سی بھی جھلک نہ دکھائے تو وہ بھڑک اٹھتا تھا۔ اس کے اندر اشتعال خیز مادہ پھوٹ پڑنے کو بے تاب ہو جاتا تھا، ہر چیز کو تہس نہس کر دینے کو تیار رہتا تھا۔ وہ گنگناتی ہوئی کچن سے نکلی، لیکن لاؤنج میں شائستہ بیگم کو فون پر مصروف دیکھ کر رک گئی۔ اتنا سب کچھ ہو گیا اور زریش نے مجھے بتایا تک نہیں؟ ان کی دکھ بھری آواز پر زریش ٹھٹک گئی۔ یا خدا، اب کیا کر دیا میں نے؟ وہ دل ہی دل میں پریشان ہوئی۔ یہ سب طاہرہ نے کیسرا آپا سے کہا تھا۔ او خدا، اسی ڈر سے میں اسے وہاں جانے نہیں دیتی تھی، لیکن زریش نے بھی حد کر دیا۔ پتہ ہے نہ طاہرہ کی فطرت کا کیوں زبان چلاتی ہے۔ زریش کو سمجھنے میں تھوڑی دقت ہوئی تھی، لیکن وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی ماما کس سے بات کر رہی تھی اور بات کی سنویت کی۔ بچی نہیں ہے وہ، خدا کی پناہ، 1 ہفتہ ہو گیا اس واقعے کو گزرے ہوئے، اس نے مجھ سے ذکر تک نہیں کیا۔ اور کیا قیامت آئی؟ سامان احمد سے دستبرداری ہی کیا کم تکلیف دہ ہے جو اب طاہرہ ان ہتھکنڈوں پر اتر آئی ہے؟ شائستہ بیگم سخت غصے میں تھی۔ زریش کا دل خون سے ہولنے لگا تھا۔ ان کے موڈ سے اپنی کمبختی کا اچھی طرح اندازہ ہو رہا تھا۔ اور تو اور مجھ سے سامان اور فرح کسی نے بھی ذکر نہیں کیا۔ چند دن پہلے آئے تھے تینوں بہن بھائی، زریش اور نوشی کو ساتھ لے کر سی سائڈ گئے تھے، بالکل نارمل تھے۔ مجھے بھی اندازہ نہ ہو سکا۔ زریش کا رویہ تھوڑا سا مختلف تھا، لیکن میں نے یوں ہی ٹال دیا کہ میرا وہم ہو سکتا ہے۔ شائستہ بیگم کی زریش کی طرف سے پشت تھی۔ زریش فوراً وہاں سے کھسک گئی اور اپنے کمرے میں آ کر وہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس دن تائی امی نے جو بھی کہا اور جواباً زریش نے جو بھی کہا، سوائے نوشین یا تایا کی فیملی کے کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن یہ بات چھپی رہنے والی نہ تھی۔ امی کا خوف تھا جس نے اسے شائستہ بیگم کے سامنے کچھ بھی کہنے سے روک دیا تھا، ورنہ کیا وہ نہیں جانتی تھی یہ بات ان کو کسی نہ کسی طرح پتہ چل جائے گی۔ وہ کمرے میں بیٹھی ابھی الجھ رہی تھی، یکدم دروازہ دھکیل کر شائستہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ ماما، شائستہ بیگم بغور اسے دیکھ رہی۔ زریش نے خود سنبھالا۔ تم اس دن جب طاہرہ کے ہاں گئی تھی تو کیا ہوا تھا؟ سخت تحکم برا انداز تھا جس پر قطعی لچک نہیں تھی۔ اس معاملے میں اس طرح سخت تھی۔ زریش کا دل لرز اٹھا۔ ماما، کس دن؟ کیا بات ہے؟ اس نے ٹالنے کو زبان کھولی تھی کہ شائستہ بیگم کے تیور دیکھ کر چپ ہو گئی۔ آپ کو جب سب کچھ پتہ چل گیا ہے تو پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ مجرمانہ سا انداز۔ شائستہ بیگم نے تعصب بھری
نظر ڈالی۔ بڑی شرم کی بات ہے، وہاں اتنا کچھ ہو گیا اور تم نے مجھ سے ذکر کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی۔ آج بھی میں نفیسہ آپا کے یہاں فون نہ کرتی تو ہادی یہ سب نہ بتاتی۔ کیسرا کی زبان نہیں توپ ہے جس میں سے بارود نکلتا ہے۔ سارے خاندان میں تمہاری زبان درازی اور طاہرہ کی مظلومیت کے ڈھنڈورے پیٹ رہی ہے اور تم یہاں اتنی مطمئن ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اس کا غصہ حد سے بڑھ گیا تھا۔ زرش نے کن اکھیوں سے دیکھا۔ ماما سے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا تائی امی، تائی امی جان بوجھ کر بات بڑھا رہی تھی۔ انہوں نے آپ کے لیے بہت سی غلط باتیں کی تھی، مجھے برداشت نہیں ہوا تو جواب میں نے بھی سب کہہ دیا، مجرمانہ انداز میں اعتراف کر گئی۔ شائستہ بیگم لب بھیج گئی تھی۔ ادھر بیٹھ کر آرام سے میری ساری تفصیل بتاؤ۔ خود بھی صوفے پر بیٹھ کر اسے کہا۔ وہ بیٹھ گئی۔ شائستہ بیگم نے ساری بات سنی، پھر کتنی دیر تک خاموش رہی۔ زرش کی نکیوں سے ماں کے رنگ بدلتے چہرے کو دیکھتی۔ اسی لیے میں تمہیں وہاں نہیں جانے دیتی تھی، کل کو کوئی بڑی بات بھی ہو سکتی ہے۔ طاہرہ تو اپنے ہوش و حواس گم کر بیٹھی ہے، لیکن یہ کیسرا آپا، زرش ان کی چالاکیاں نہیں سمجھ سکتی۔ ان سارے حالات کی ذمہ دار یہی ہیں۔ آپ دیکھنا سارے خاندان میں تمہاری ذرا سی کم عقلی کا گل کھلاتی ہے۔ انتہائی پریشانی سے وہ کہہ رہی تھی، آئی ایم سوری ممی، میں اس لیے نہیں گئی تھی۔ تائی امی بہت غلط بول رہی تھی، میں نے بہت کوشش کی چپ رہنے کی، لیکن وہ ندامت سے بس اب کبھی ادھر نہیں جاؤں گی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے پرائی آگ میں جھلسنے کی، تم ہمیں انتہائی عزیز ہو، بس تم ادھر نہیں جاؤ گی۔ انہوں نے قطن لہجے میں کہا۔ زرش بیچارگی سے دیکھنے لگی۔ کچھ کہنے کا منہ کھولا، پھر بند کر دیا۔ بند کر کے اس وقت ماما کے سامنے کچھ بھی کہنا سود مند ثابت نہیں ہونا تھا، بلکہ فضول ہی تھا۔ تم نے مجھ سے ذکر کیوں نہیں کیا؟ آپ ناراض ہوتی اور دوبارہ تائی ابو کے جہاں جانے نہیں دیتی۔ پھر فرح نے بھی منع کیا تھا کہ آپ خواہ پریشان ہوگی، میں نے نوشی کو بتایا تھا۔ شائستہ بیگم اس کی بات پر تعصب سے گردن ہلا گئی، جیسے اب تو میں بہت خوش ہو رہی ہوں۔ طنزیہ لہجہ تھا۔ زرش پریشان ہو گئی۔ آئی ایم سوری، پلیز پاپا سے ذکر نہ کیجیے گا، وہ پریشان ہوں گے تو بندہ ایسی حرکت کرے ہی کیوں جس سے پریشانی دکھائی دے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ خیر، جب بات مجھ تک پہنچ چکی ہے تو وہ ان تک بھی پہنچ جائے گی۔ اس سے پہلے کہ غلط انداز میں ان تک پہنچے، مجھے پہلے ہی انہیں آگاہ کر دینا چاہیے۔ اور تم بھی سن لو، ایسے معاملات والدین سے چھپائے نہیں جاتے، بتا دینا زیادہ سود مند ہے۔ وہ بڑے ہوتے ہیں اور ان معاملات کا بہتر سدباب کر سکتے ہیں۔ وہ اسے تنبیہ کرتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ زرش نے سکون بھری سانس لی، اتنے میں ہی عافیت ہوگی، ورنہ اپنے گلے میں لٹکے لاکٹ کو مٹھی میں بھرے وہ یوں ہی سوچوں میں گم تھی۔ اب ماما کا یہ نیا حکم، تائی ابو کے ہاں نہیں جانا، یہ تو بہت مشکل ہے۔ ایک ہفتہ تو ہو گیا تھا ادھر نہیں جا رہی تھی، جہاں سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ اگر واقعی ماما نے نہ جانے دیا تو وہ نئی سوچ لے کر الجھ گئی۔ میں سمان بھائی سے بات کہوں گی ماما نے ان کے ہاں آنے سے منع کر دیا ہے۔ وہ تائی ابو سے بات کریں گے اور تائی ابو کی بات ماما کبھی نہیں ڈالتی۔ ماما تو کچن میں چلی گئی تھی، ابھی فون کرتی ہوں۔ اپنی سوچ پر عمل درآمد کرنے کے لیے وہ فوراً کمرے سے نکلی۔ پہلے ماما کی کچن میں اچھی طرح موجودگی کنفرم کر کے وہ لاؤنج میں آ گئی۔ سمان احمد کا نمبر ملاتے ہوئے وہ انتہائی محتاط تھی۔ کال جا رہی تھی، پھر سمان نے کال ریسیو کی۔ اب اس کی مصروف سی آواز سنائی دی۔ السلام علیکم، سمان احمد نے کہا۔ وعلیکم السلام سمان بھائی۔ دوسری طرف سمان احمد زرش کی آواز سن کر ایک لمحے کو رکا، پھر متوجہ ہوا۔ زرش تم؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ اگر ماما آ جاتی تو شامت آ جاتی۔ آج پتہ ہے کیا ہوا؟ سمان جلدی سمان احمد کو سب بتا گی کیا ہوا۔ دوسری طرف سے ہر کام چھوڑ دیا گیا۔ اس دن سی سائیڈ والے دن کے بعد اب اس کی آواز سنائی دی تھی۔ دل ایک دم گلنے لگا تھا۔ کچھ نہ پوچھے، مرتے بچی ہوں، وہ تو خیریت ہوگی، ورنہ آج میں گئی تھی۔ زرش کا انداز ڈرامائی تھا۔ کیا بات ہوئی ہے؟ صاف بتاؤ، تم ٹھیک تو ہو نا؟ دوسری طرف وہ ایک دم پریشان ہو گیا تھا۔ وہ ہنس پڑی۔ بالکل ٹھیک۔ آج ہادی آپا کا ماما نے فون کیا تھا تو انہوں نے ماما کو میری اور تائی کی جھڑپ کے بارے میں بتا دیا۔ کچھ نہ پوچھے، ماما کا غصے سے برا حال تھا۔ خیر، مجھ سے زیادہ سخت تو نہیں ہوئی، لیکن آپ کے ہاں جانے پر پھر بھی پابندی لگ گئی ہے۔ دوسری طرف سامان نے ایک پرسکون سانس لی، تاہم بات نظر انداز کی جانے والی بھی نہ تھی۔ ہادی لوگوں کو کس طرح سارے واقعے کا علم ہوا؟ شاید کیسرا خالہ کے ذریعے۔ ماما کی باتوں سے تو لگ رہا تھا تائی امی نے ان سے ذکر کیا تھا اور انہوں نے سارے خاندان والوں کو۔ سمان احمد خاموشی سے سنتا رہا۔ سمان بھائی، اب میں کیا کروں گی؟ قسم سے اس دن میں لڑنے کا قطعی ارادہ نہیں تھا۔ میں بڑی مشکل سے ماما سے پرمیشن لے کر انتہائی خوشی گئی تھی، لیکن تائی امی کا کوئی قصور نہیں۔ پہلے بھی تو ایسا ہوتا ہی رہا ہے، شاید مجھے ہی خود پر کنٹرول نہیں کرنا تھا۔ اب ماما کا یہ نیا حکم کہ اب بھی
میں آپ کے گھر نہیں جاؤں گی، اب کیا ہوگا؟ بڑی مشکل ہے، مر جاؤں گی میں۔ آخر میں وہ روحانسی ہو گئی تھی۔ سامان احمد ایک گہری سانس لی۔ نکلنے کو اس کے آخری جملے کے کہے مفہوم نکل سکتے تھے، لیکن سامان احمد کا ذہن کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ آپ تایا ابو سے بات کریں نا، وہ ماما کو سمجھائیں گے، ماما منع نہیں کریں گے۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہہ دیا تو مطلب ہی نہیں رہے گا، اور اتنے دن آپ لوگوں سے دور نہیں رہ سکتی، آپ سے تو بالکل بھی نہیں۔ سامان احمد کے اس کے جملوں پر چپ سادے ہوا تھا۔ سامان بھائی سن رہے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، میں ابو کو کہوں گا، وہ تمہیں خود لے آئیں گے۔ تھینک یو، آپ بہت اچھے ہیں۔ وہ ایک دم چہکی تھی اور اس کی آواز میں موجود کھلکھلاہٹ سامان احمد کا دل خوش کر گئی تھی۔ سنو، ماما کا موڈ ابھی تک نارمل نہیں ہوا ہے، تمہیں بہت محتاط ہونا چاہیے۔ آپ فکر نہ کریں، انہیں اب مجھ سے قطعی کوئی شکایت نہیں ہوگی، میں ان سے بھی سوری کر لوں گی، اگرچہ میرا قصور نہیں تھا، وہ کہہ رہی تھی۔ سامان نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، میں اب فون رکھتا ہوں، ماما کو پتہ نہیں کہ میں نے آپ کو کال کی، اب بھی ذکر نہ کیجیے گا پلیز، ورنہ وہ خفا ہوں گی۔ سامان احمد مسکرا دے۔ تم بھی عجیب اور کچھ شدتوں سے لبریز آواز میں بھاری پن بھی آ سمٹا تھا۔ ادھر ایسی حس ہی نہیں تھی وہ ان چاہتوں اور شدتوں کو محسوس کر سکتی، بس یہی بات تھی، ماما کو منانا اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ ماما آنے والی ہیں، میں فون رکھتی ہوں، اللہ حافظ۔ سامان احمد نے بھی کہا اور جلدی سے فون بند کر دیا۔ تھینک گاڈ، اب سامان بھائی تایا کو کہہ کر بات ختم کر دیں گے۔ لاکٹ کو ایک دفعہ پھر مٹھی میں دبوچے وہ خوش تھی، بہت خوش، نہ جانے کیوں۔ پھپھو کے گھر سے وہ اگلے ہی دن کالج واپس آ گئی تھی۔ پھوپھا جان چھوڑ کر گئے تھے۔ امی کا موڈ اگر بہتر نہیں تھا تو برا بھی نہیں تھا۔ آج سارا دن کالج میں پرسکون گزرا تھا، لیکن گھر واپسی پر پہلے ہی مرحلے پر اس کی جان شکنجے میں آ گئی تھی۔ علی کے ساتھ بائک پر آئی تھی۔ علی بائک کھڑی کر کے اندر بڑھ گیا تو وہ بھی اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ بیگ اسٹڈی ٹیبل پر رکھ کر اس کے بالکل کوہرے سفید لفافے پر نظر پڑی۔ یہ کیا ہے؟ حیرت سے دیکھتے ہوئے اس نے لفافے کو اٹھا لیا، الٹ پلٹ کر دیکھا، کچھ بھی تو نہیں لکھا تھا، بالکل صاف شفاف جیسے ابھی نکال کر رکھا ہو۔ کونے سے فرح نے ہلا کر اندر دیکھنے کی کوشش کی، کوئی کاغذ کے سوا کچھ نہیں تھا۔ فرح نے لفافہ کھولا تو گلابی لیٹر پیپر کی تہ میں لگی ہوئی تھی۔ یا اللہ، یہ کہیں اس شخص نے تو نہیں بھیجا؟ اس کے خطرے کی گھنٹی بجی۔ نہیں، اس شخص نے بھیجا ہوتا تو کم از کم اس کے اوپر مہر لگی ہوتی، مگر میرا ایڈریس لکھا ہوتا۔ کاغذ کھولنے سے پہلے ششو بیش میں تھی، مگر جب بھی پھول اور کارڈ ملا ہے تو بیرونی لفافہ بالکل کوہرا تھا، اور اب بھی۔ لیکن یہ کاغذ، فرح کے باقاعدہ ہاتھ کانپنے لگے۔ ڈرتے ڈرتے اس نے کاغذ کھولا۔ لاکھ پردوں میں رہو بید میرے کھولتی ہو، شاعری سچ بولتی ہے۔ فرح پہلی 2 لائنز پر ہی ٹھٹک گئی تھی۔ اتنی صاف شائستہ لکھائی، جیسے ہر لفظ میں موتی یہ لکھائی۔ وہ الجھ کر رہ گئی۔ سر جھٹک کر اس نے پھر پڑھنا شروع کر دیا۔ تیرا اصرار کہ چاہت کا کبھی اظہار نہ ہو، واقف اس غم سے میرا ہلکا احباب نہ ہو، تو مجھے ضبط کے صحراؤں میں کیوں رولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ فرح کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ یا اللہ، وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ یہ کون ہے اور میرے کمرے میں اس ٹیبل پر یہ خط کیسے پہنچا؟ وہ الجھ گئی۔ یہ بھی کیا بات ہے کہ چھپ چھپ کے تجھے پیار کروں، اگر کوئی پوچھ ہی بیٹھے تو میں انکار کروں۔ وقت کی ہر بات کو دنیا کی نظر تولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ اس موسم میں بھی فرح کے پیشانی پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ ہر لفظ جذبوں سے گندے ہوئے تھے۔ میں نے اس فکر میں کاٹی کئی راتیں، کئی دن، میرے شعروں میں تیرا نام نہ آئے، لیکن جب تیری آنکھ میری سانس میں رس گھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ اس قدر شدت تھی لفظوں میں، حرف بحرف جذبوں سے لبریز۔ یا اللہ، یہ کون ہے؟ مزید بھی کچھ لکھا تھا، مگر فرح کے اندر کچھ بھی پڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے لرزتی پلکوں سے دوبارہ کاغذ کھولا۔ تیرے جلووں کا اثر تو میری ایک ایک غزل، تو میرے جسم کا سایہ ہے، تو بھی کترا کے نہ چل، پردہ داری تو خود اپنا بھرم کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ آخر میں کچھ نہیں لکھا تھا، صرف یہ شاعری ہی تھی۔ فرح سخت اذیت میں گرفتار ہو رہی تھی۔ کون ہے؟ آخر کون ہے؟ وہ وہیں کرسی پر کونیاں ٹکائے بیٹھی تھی، دونوں ہاتھوں سے سر تھامے، اس کے ہر انداز سے اذیت جھلک رہی تھی۔ میں سامان بھائی کو دکھاؤں بھی تو کیا؟ میری اپنی ساکھ ہی خراب ہوگی۔ بھائی لاکھ دوست رہے مگر رہیں گے وہی روایتی بھائی۔ پتہ نہیں کیا ری ایکشن ہوگا ان کا۔ اس کی سوچ نہ جانے کہاں کہاں بھٹکنے لگی تھی۔ فرح بی بی جی، ملازمہ کی آواز پر وہ فوراً سیدھی ہوئی، دروازے پر
खड़ी थी। फराह ने इसे सवालिया नजरों देखा। अली साहब कह रहे हैं कि सब भूख लगी है, फौरन टेबल पर आ जाए। खाना मैंने लगा दिया, बेगम साहिबा भी इंतजार कर रही हैं। फराह ने सर हिलाया। वो पलट रही थी जब अचानक इसने पुकारा, सुनो। वो पलट कर देखने लगी। ये लिफाफा किसने इधर रखा? वो अभी तक इस बात में उलझी, लिफाफा पकड़ के, ये मैंने रखा था। फराह को मजीद हैरानी हुई। तुमने? वो हैरत ज़दा हुई। जी, बाबा चौकीदार को बेगम साहिबा ने बाजार भेजा था तो एक आदमी आया था, मैंने ही गेट खोला था। वो कह रहा था ये फराह सईद अहमद को दे दे। मैंने लाकर आपकी टेबल पर रख दिया। कोई पोस्टमैन था? नहीं जी, अच्छा खासा आदमी था, मोटरसाइकिल पर आया था। इसने बेल बजाई, फिर आपका नाम लिया और देकर चला गया। आमतौर पर जो डाकिया आता है वो तो नहीं था, कोई नया आदमी था। वो सोचकर बता रही थी। फराह हैरान नजरों से इसे देखने लगी। TCS का कोई वर्कर होगा, फराह ने कहा। इसने नफी मसाले, नहीं साहब, लोगों की डाक आती रहती है। अब तो मैं भी पहचानने लगी हूँ, ये तो कोई नया आदमी था, पहले कभी नहीं देखा। फराह ने सर हिलाया। अच्छा तुम जाओ, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। वो चली गई तो फराह ने एक नज़र फिर कागज़ पर डाली। अगर मुझे पता चल जाए कि कौन है, मैं इसका कत्ल कर डालूँ। वो इंतहाई नफरत से सोच रही थी। कागज़ का लिफाफा दोनों हाथों में, लिफाफा दोनों टेबल की दराज में अंदर पटकते हुए ड्रॉअर बंद किया और कपड़े बाथरूम में ले गई। एकेडमी से आने के बाद खाना खाकर वो कुछ देर टीवी लगाकर बैठ गया था। अम्मी ने इसे रिमशा को लाने के लिए कहा, मगर वो चुप साधे बैठा रहा। थोड़ी देर पहले नबील भाई रिमशा को छोड़ गए थे। कुछ देर बैठने के बाद वो चले गए। वो भी उठकर अपने कमरे में चला आया। अब इसने खुद को मसरूफ कर लिया था। ज़हनी और रूहानी तौर पर वो बहुत बेहतर हो गया था। ये नहीं था कि वो नवेरा, इसे नवेरा याद नहीं आती थी। इसकी मोहब्बत दिलो दिमाग में उलझाती रहती थी, बहुत तकलीफ देती थी। लेकिन इसने इस दर्द से समझौता कर लिया था। सिवाय रिमशा के कोई भी इसके अंदर के मौसम का अंदाज़ा नहीं लगा सका था। अब्बू के लेक्चर के बाद वो मुसलसल अकेडमी जा रहा था। इसे खुद अंदाज़ा हो रहा था कि तालीम के मामले में वो आज से ज़्यादा गफलत बरत रहा है। अब दिल जमी से वो अपना मुस्तकबिल बनाना चाहता था। किताबें लेकर वो बिस्तर पर आ बैठा। रात के 10:30 बज रहे थे। इनके घर में सबको ही रात में जल्दी अपने कमरों में घुस जाने की आदत थी। घर में 4 ही अफराद होते थे, हमीद साहब, जायदा बेगम, रिमशा और वो खुद। इसके लिए खाने की फ़ौरन बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते थे। आज कुछ देर टेबल वगैरह, आज नबील को हर दफ़ा टेबल पढ़ते थे। आज कुछ देर नबील वगैरह के साथ बैठने के बाद बहुत दिनों बाद अंदर फिर से नवेरा के नाम की हलचल मची। नबील भी नवेरा के तरह शाइस्ता एतवार और आदात का मालिक था, और यही आदात और एतवार जिसने इसके दिल को नवेरा की तरफ माइल किया था। किताबें खोले वो लाशऊरी तौर पर इसके बारे में सोच रहा था। आज इसने कॉल की थी और रिमशा को छोड़ने का कहा था। रिमशा से लाख बेजारी सही, मगर वो नवेरा को इनकार ना कर सका और फिर इसके घर के दरवाजे से पलट आया। रिमशा ना होती तो वो अंदर चला जाता। बहुत दिन हो गए थे इसे देखे हुए। शर्गी ज़मान के घर इसे देखा था, फिर इसके बाद बहुत दिल चाहने के बावजूद वो ना जा सका। नवेरा इसके लबों से नाम फिसला। रज़ा को किताब के हर सफ़े पर हरफ में नवेरा का अक्स झिलमिला रहा था। नवेरा, आपको पता है मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मेरे दिल में हर जगह आप हैं, मेरी सोचों में, मेरे ख्यालों में, मेरी हर तरफ शऊर में झिलमिलाती नवेरा के मुकम्मल अक्स से वो मुखातिब था। मुझे खुद भी पता ना चला। ये मोहब्बत कैंसर की तरह मेरे वजूद में सरायत कर गई है। मैं तो खुद से भी आंखें नहीं मिला पा रहा। आपके सामने तो सारी उम्र सर झुका रहेगा। अपनी हथेली पर नवेरा लिखते हुए इसके होंठों पर एक दर्द सिमट आया था। चकोर की किस्मतें सिर्फ चांद पर फिदा होना है, दीवाना वार चक्कर लगाना है। मेरे हाथों की लकीरों में आपका नाम नहीं है, मुझे पता है। मैं तो कहीं भी नहीं हूँ, मगर मैं अपने दिल को कैसे समझाऊँ, जिसे हर आन हर लम्हा नवेरा ही सूझता है। खुद से ज़बरदस्ती से नाम लिख लेने से कोई मेरा नहीं हो सकता। उंगली से नाम को छूते हुए वो खुद फरामोशी की कैफियत में गर्क था। और न जाने कब तक ये खुद फरामोशी रहती। जब दरवाजे पर दस्तक हुई, कौन? 11 बज रहे थे। इसने दरवाजे की तरफ देखा। रिमशा अंदर दाखिल हुई। इसके हाथ में ट्रे थी जिसमें 2 कप चाय रखी थी। रज़ा की भवें तन की। तुम? किताबें समेटते इसने नागवारी से कहा। मैंने पुप्पो और अंकल के लिए चाय बनाई थी, सोचा तुम्हें भी दे दूँ। ट्रे इसने बिस्तर पर रख दी। रज़ा जो नीम दराज था वो सीधा होकर बैठ गया। कप पकड़कर रिमशा ने इसकी तरफ बढ़ाया। रज़ा ने कुछ कहना चाहा, मगर फिर कप चाय का मग पकड़ लिया। रिमशा ने खुशगवार हैरत से रज़ा को देखा। वो इसे
ही बगौर देख रहा था वो चाय से। वो जल्दी से पलकों की चलमन गिरा गई। रुखसार सुर्ख हो गया। रज़ा ने नागवारी से ये मंजर देखा। महबूब की एक जरा सी बेतवज्जी की निगाह भी किस तरह के गुल रंग कर देती। रिमशा को अपने चेहरे से हरारत फूटती महसूस हुई। अरसे बाद रज़ा की भरपूर निगाह इस पर पड़ी थी। अपना मग लेकर वो साइड पर रखी कुर्सी पर बैठ गई। रज़ा को रिमशा की यह हरकत नागवार तो गुजरी, मगर इस वक्त वो किसी तरह की दमा चौकड़ी करने के लिए तैयार नहीं था। खामोशी से इसने मग लबों से लगा लिया। चाय अच्छी बनी है, रज़ा ने एक घूंट भरते हुए कहा। तुमने पूछा नहीं, शॉपिंग कैसी हुई? रिमशा ने अपने बैठने की तवज्जो पेश की। रज़ा ने गहरी सांस ली। अपने कमरे में मौजूदगी बेहद नागवार थी। यह ख़वातीन का शोबा है, मैं भला क्या पूछ सकता हूँ? तल्खी अब भी बरकरार थी। रिमशा ने वाज़ह तौर पर इसकी तल्खी महसूस की। मेरा ख्याल है कि तुम्हें पूछना चाहिए था कि नवीरा आपी के साथ शॉपिंग कैसी हुई। रिमशा अपनी फितरत से बाज ना आई। रज़ा ने सख्ती से लब भींच लिए। जी चाहा कि चाय का ये गर्म भरा हुआ कप रिमशा के खूबसूरत चेहरे पर बिखेर दे। बड़ी मुश्किल से इसने खुद को रोका, तो फिर निहायत नपतुल्ला सा अंदाज था। रिमशा ने सिर्फ एक नज़र देखी। रज़ा खा जाने वाले अंदाज में घूर रहा था। वो निगाहें छुड़ा गई। नवेरा में ऐसी क्या बात है जो मुझ में नहीं? अपने मग पर शहादत की उंगली फेरते वो पूछ रही थी। रज़ा के दिल की तार झलमलाए। एक इंतजार सा अंदर से फैला था। इसने झुंझला कर मग साइड टेबल पर रखा। ये लड़की बाज नहीं आएगी, इसे कोफत होने लगी। अगर ऐसी उल्टी सीधी बातें करनी है तो फौरन मेरे कमरे से निकल जाओ। वो इससे ज़्यादा खुद पर कंट्रोल नहीं रख सका था। जारहाना अंदाज से कह रहा था। रिमशा ने एक निगाह भरकर इसे देखा। इंतहाई गुस्से में भी वो दिल के तारों को छेड़ रही थी। चुप कर जाऊं, जबकि वो तो दीवानी थी इसकी। मैं तो सीधी सादी गुफ्तगू करने आई थी, मगर जाने कहाँ से दोनों के दरमियान नवेरा आप ही आ गई। और फिर नवेरा के सिवा कुछ और जो होता है? रहता रुंधी हुई आवाज़ में कह गया। रज़ा ने बमुश्किल खुद को तल्ख होने से रोका। यह सिर्फ तुम्हारी ज़हनी अख्तरा है, और भी कुछ कह सकती हो, और मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कहाँ हूँ? जलमलाती आंखें उठाकर वो इसे पूछ रही थी। रज़ा लब भींच गया और फिर चेहरा मोड़ लिया। कहीं भी नहीं। रिमशा रज़ा के चेहरा मोड़ने पर टूट सी गई थी। खुद कलामी का अंदाज था। रज़ा खामोश हो गया। आज नवीरा के साथ शॉपिंग करते वक्त कितनी दफ़ा मेरा दिल चाहा कि मैं किसी दुकान से तेज़ाब की बोतल खरीद कर इसके चेहरे पर नकेल दूँ। अगर मैं नहीं तो वो भी नहीं। रज़ा रिमशा की इस कदर जज्बातियत पर ची उठा। देखा कितनी तकलीफ हुई है, मुझे भी होती है, इतनी ही बल्कि इससे ज़्यादा जब तुम इसके लिए इस तरह रिएक्ट करते हो। वो शिद्दत पसंदी की इंतहा पर थी। न जाने चाहते क्या थी। ये तो सिर्फ शिद्दतें थी। वो भी इससे कुछ कदमों के फासले पर खड़ी थी। रज़ा ने सर झटक दिया, जैसे वो लाइलाज हो, पागल हो। तुम पागल हो। तुमसे सर कपाने से बेहतर है कि इंसान किसी दीवार में सर मार दे। वो बोला भी तो फाड़ खाने वाले अंदाज में। शिद्दत पसंदी लिया। और तुम्हारी नवेरा साहिबा अक्ल कुल खानदान की सादतमंद तमीज़दार सुलझी हुई बेटी, जो भी आता है तारीफ़ें करता चला जाता। नवेरा ये है, नवेरा वो है। वो रुक गई। तुम्हारे नज़दीक मैं पागल हूँ। हाँ मैं पागल हूँ, तुमसे मोहब्बत करती हूँ। ये मेरा पागलपन है। काश मैं नवेरा को कुछ कह सकती। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं इसे कुछ नहीं कहती, कुछ भी नहीं। इंतहाई ख्वाहिश के बावजूद इसके मुँह पर थूक भी नहीं सकती, और इसकी अम्मा बी वाली नसीहतें सुन लेती हूँ। वह ज़ियान बक रही थी। रज़ा इंतहाई बर्दाश्त तो जब से सब सुन रहा था। मेरा ख्याल है तुम इस वक्त हवास में नहीं हो, नवेरा के साथ वक्त गुजार कर आई हो। नवेरा का हवा कुछ ज़्यादा ही तुम्हारे सर पर सवार है। इस तरह के ड्रामे करके तुम मेरे दिल में नफरत तो काश्त कर सकती हो, मोहब्बत नहीं। वो इंतहाई नफरत से कह रहा था। रिमशा के दिल को कुछ हुआ था। वो इसके लिए अपना हम मिटाती जा रही थी, और वो जानना चाहती हो नवेरा में ऐसी क्या खास बात है जो तुम में नहीं। वो जैसे एकदम फबर उठा था। वो ज़ियान बकने लगा। तो फिर सुनो। इसने रिमशा का बाजू तो पूछा तो चाय झलक कर रिमशा के हाथ को जलाती कपड़ों को भी ख़राब कर गई थी। इसमें तुम जैसी अदाएँ नहीं है, तुम्हारे जैसी गंदी कमीनी फितरत नहीं है, इसमें तुम्हारे जैसी बेबाकी नहीं है। इसका किरदार ऐसा है कि इंसान की निगाहें हया और अदब से झुक जाए, जबकि तुम्हें तो इस बात की भी परवाह नहीं है। तुम इस वक्त मेरे कमरे में हो, मेरे सामने यूं बेबाकी से इजहार मोहब्बत कर रही हो। नफरत है मुझे तुमसे, समझी? नफरत। इसने झुंझोड़ कर इसका बाजू रिमशा बेयकीनी से इसे देखने लगी। किस कदर नफरत से इसने इसे दुत्कारा था। तुम क्या जानो मोहब्बत, तुम तो मोहब्बत के हिज्जे तक भी नहीं समझती।
कोई भी मर्द किसी भी औरत के मुंह से मोहब्बत का इजहार सुनकर इस औरत को तमगे नहीं पहनाता, नफरत से धुतकार देता है। सुना तुमने? रजा ने इसे दो कौड़ी का करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो बस इसे देखती ही जा रही थी। जाओ यहाँ से, आइंदा रात के वक्त मेरे कमरे में आने की कतई ज़रूरत नहीं है। नवेरा से तुम नफरत करती हो, ठीक है, मगर तुमने कभी नवेरा को एक लफ्ज़ भी कहा या किसी भी किस्म की तहजीब कारी की कोशिश की तो हमारे दरमियान ये जो नामो निहाद रिश्ता है, ताल्लुक़ है, इसे मैं ख़त्म करने में एक सेकंड नहीं लगाऊंगा। इंतहाई फबरा हुआ तैश भरा अंदाज था। तुम, रिमशा ने इंतहाई सख्ती से कुछ कहना चाहा। रजा ने इसे बाजू पकड़कर बाहर धकेला। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तुम जो भी करना चाहती हो बाहर जाकर करो। जो भी बकवास करनी है बाहर करो, मेरे कमरे में आने की ज़रूरत नहीं। वो इसे दरवाजे से बाहर धकेल कर उंगली उठाकर तंबीह करके खटाक से दरवाज़ा बंद कर गया। रिमशा की हज़ियानी बदकलामी ने रज़ा को इंतहाई अजियत पहुंचाई थी। चाय से भरा कप उठाकर दीवार पर दे मारा। छिनाके की आवाज़ से कप तो टूटा था, मगर चाय दीवार के साथ कालीन को भी गुलनार करती थी। आई हेट यू रिमशा, आई हेट यू। बिस्तर से ट्रे उठाकर इसने कोने में पटकी। रिमशा इसके अंदर की आग को नए सिरे से दहका गई थी। वो नवेरा के नाम के जज्बों को थपक थपक कर सुला रहा था और रिमशा के एक ही वार ने फिर से नए सिरे से बुलबुलाने पर मजबूर कर दिया। इस वक्त भी रज़ा को अपना तन मन धन जलता हुआ महसूस हो रहा था। अंदर फिर से नए सिरे से आग ही आग दहकती महसूस हो रही थी। नवाज यूनिवर्सिटी से जल्दी फारिग हो गया था। बाकी वक्त गुजारने को वो शारिक जमान के ऑफिस चला आया था। कितनी देर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातें होती रही। लंच टाइम पर वो दोनों ऑफिस से उठ आए थे। इनका इरादा किसी अच्छे से होटल से लंच करने का था। इस वक्त दोनों बैठे लंच कर रहे थे। आज ताई अम्मी का फ़ोन आया था, ख़ास तौर पर तुम्हारे लिए। खाना खाते हुए अचानक नवाज ने कहा। शारिक ने हैरान होकर कहा, मेरे लिए? वो चाहती हैं कि तुम शादी कर लो। वो बीमार हैं, माजूर हैं। इन्हें इस उम्र में एक ऐसे वजूद की अशद ज़रूरत है जो सारा घर संभाल सके ताकि इसकी परेशानी ख़त्म हो। जब भी मेरी इनसे बात होती है वो यही कहती हैं कि तुमसे शादी पर आमादा करूं, चाहे तुम किसी भी लड़की को सिलेक्ट करो, वो इसे ब्याह कर ले आएंगी। आजकल ये टॉपिक हम दोनों के दरमियान कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं हो रहा। शारिक ने कहा तो नवाज हंस दिया। होना भी चाहिए, तुमसे उम्र में छोटा हूँ लेकिन शादी कर रहा हूँ। अम्मी और अब्बा जी बहुत जल्द नवेरा को घर ला रहे हैं और ऐसे में तुम यूं ही छड़े छांट फिरोगे। कुछ तो शर्म करो, खुद पर नहीं तो बड़ी अम्मा पर ही तरस खाओ। इस बुढ़ापे में इन्हें तरसा रहे हो। नवाज ने इसे शर्म दिलाना चाहिए लेकिन वो जामिद तासुर लिए इसे देखता रहा। ख़ास तौर पर नवेरा के नाम पर इसके अंदर एक खुलबली सी मची थी। एहसास के तार झिलमिला उठे थे। वो बमुश्किल खुद पर काबू पाते हुए खोए हुए अंदाज में बोला, मैं पहले भी बारहा तुम्हें कह चुका हूँ, प्लीज़ लीव दिस टॉपिक। तुम्हें खुशी होती है मुझे ये तकलीफ देकर? इसने तकल्लुफ़ से पूछा तो नवाज ने ठटक कर शारिक के चेहरे पर अजीब से तासरात रकम थे, कुछ गैर मुबीन अनजान सा। आई थिंक इज सीरियस, वो पूछ रहा था। शारिक ने रफ़ी मसाले लाया। एनीथिंग इज सीरियस? शारिक, मुझे न जाने कभी कभार महसूस होता है तुम्हारे अंदर इनकार के पीछे कोई ख़ास है। कहीं कोई दिल का मामला तो नहीं? वो शुरू में तो संजीदा रहा और आखिर में थोड़ा सा शरारती हो गया। तुम्हारी गंगा हमेशा उल्टी बहती है, बिल्ली को चीचड़ों के ख्वाब। कह तो वो ऐसे भी मजाक ही रहा था लेकिन इसके लहजे में एक संजीदगी थी। नवाज हंस दिया। जवाब बेबस था। ख्वाब बेजा नहीं होते। जो कुछ तू ख्वाब बेजा नहीं होते, कुछ तो गड़ा बनता है, नक्ते से कहानी बनती है। यूं शादी के मामले में तुम्हारे इनकार करना यकीन ही नहीं कर सकता कि कोई बात नहीं है। तुम्हारी सोच है। क्या कह सकता हूँ? तुम्हारी सोच पर पाबंदी नहीं। शारिक जमान भी खाना खाने लगा था। नवाज एक दो लम्हे से इसे घूरता रहा। तुमसे तो कुछ कहना ही फजूल है। पानी का गिलास लबों से लगाते इसने एक ताज्जुब भरी निगाह की। शारिक ने मुताल्लिक ध्यान नहीं दिया। खाना ख़त्म हो चुका था। शारिक ने चाय का ऑर्डर दिया। वेटर बर्तन समेट रहा था। फिर भी यार, तुमने अपने फ्यूचर लाइफ के बारे में क्या कोई प्लानिंग नहीं की? ठीक है, माजी में कुछ भी हुआ हो, इसका ये मतलब नहीं है कि इंसान सारी ज़िंदगी की खुशियाँ अपने ऊपर हराम कर ले। नवाज बिल्कुल संजीदा था। शारिक खामोश रहा। ज़िंदगी में बहुत से लोग मिलते हैं, अच्छे बुरे। ज़िंदगी बुरे के असर से रुक नहीं जाती, चलती रहती है। तुम अपनी वालदा और बहन के हिसार से खुद ही निकलना नहीं चाहते। इसके सहर से अपने जहन को आज़ाद करो।
ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। शारिक खामोश रहा। इससे नवाज़ के मुंह से अपनी माँ और बहन का हवाला अच्छा नहीं लगा था। अगर सामने नवाज़ ना होता तो वो इस हवाले की नौबत भी ना होती। मैं जानता हूँ यार, अम्मा इस मसले को लेकर बहुत संजीदा है, मगर फिलहाल इस मसले को झुका तो ही रहने दो तो बेहतर है। नवाज़ शारिक को देखता बहुत देख रहा था, होंठ भींचे, कुशीदा अजाब, उलझे तेवर। ज़रूर कहीं ना कहीं कोई गिरा थी। हेलो शारिक जमान। दोनों खामोशी से चाय पी रहे थे जब शारिक जमान सामने कब जाती आवाज़ आई थी। ज़ेबा कियानी सजी बनी पूर बनी समरी सामने खड़ी थी। शारिक जमान को लास्ट टाइम में होने वाली ज़ेबा कियानी से झड़प याद आई। इसके बाद शायद वो एक दूसरे से एक दो दफ़ा ही क्लब किया था, मगर अब ज़ेबा कियानी वो अकेली थी। ऊंची हील में इसका दराज कद और भी नुमाया हो रहा था। खूबसूरत कीमती दीदा ज़ेब परस को झुलाती वो आंखें खेजा कर रही थी। वो इंतहाई खूबसूरत थी, मगर इस वक्त दो अच्छा बनी हुई थी। हेलो। नवाज भी बड़े गौर से देख रहा था। फिर इसकी आंखों में एक अजीब सी मायनी खेजी सिमट आई। शारिक नज़रअंदाज करते हुए ज़ेबा को देख रहा था। कहाँ होते हो आजकल? क्लब भी बहुत कम आते हो। ईमान से अब तो वहाँ रौनक ही नहीं है। वो खुद ही रौनक थी। जहाँ भी कदम रखती थी रोशनी बिखर जाती, मगर शारिक जमान के मामले में वो ऐसी ही थी, बेबाक। मुझे कहाँ जाना है? पुराना मेंबर हूँ, वहाँ जब दिल चाहेगा आ जाऊँगा। वही लापरवाह अंदाज था। ज़ेबा ने ठंडी सांस भरी। बेचारा दिल, तुम्हारे साथ दिल का बड़ा मसला है। एक मैं हूँ कि लास्ट टाइम होने वाली झड़प बुलाए फिर तुमसे मुखातिब हूँ। ईमान से मैंने तुम जैसा खुद पसंद बंदा नहीं देखा। अब इंसान को इतना भी प्राउडली नहीं होना चाहिए। दोस्तों में थोड़ा बहुत तो चलता है ना। परस को मतवातर हिलाते हुए कह रही थी। नवाज की मौजूदगी को यकसर नज़रअंदाज किया हुआ था। शारिक जमान को कोफत होने लगी। इस वक्त वो इस बात के कतई मूड में नहीं था। इस दौरान वेटर चाय रखकर चला गया। ज़ेबा को शारिक ने बैठने की ऑफर नहीं की थी। नवाज अजीब सा लगा। शारिक अपना मग में चाय उंडेल रहा था। इसने मुतल्लिक ज़ेबा की बात का जवाब नहीं दिया था। प्लीज़ आइए बैठिए, चाय पीजिए। शारिक जमान के सिप लेने लगा था। नवाज को अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए इसने ऑफर की। ज़ेबा ने नखुआ से सर झटका। शारिक का अंदाज कुछ बहुत खुला था। नो थैंक्स, बिन बुलाए सलाम दुआ कर लेती हूँ, लेकिन बिन बुलाए मेहमान कभी नहीं बनती। खुद पसंदी मुझ में भी कूट कूट कर भरी है। मेरे बाबा का डेलीगेशन आया हुआ है, इनके साथ मीटिंग है। बड़े दिनों बाद शारिक को देखा तो रुक गई। ओके एंग्री यंग मैन, फिर मिलेंगे बाकायदा। सी यू। वह परस हिलाती हिलाती चली गई थी। नवाज ने अब तासुफ से शारिक को देखा था। बड़े अफसोस की बात है। चलो सीधी मुंह बात नहीं करते, कम से कम जवाब तो दे दो। तुम इस मामले में मत ही पड़ो तो अच्छा है, इसलिए कुछ भी कहना फजूल है। मैं चाहता हूँ तुम हो ये ढीठ। नवाज ने कुलस कर मग में अपने लिए चाय निकाली थी। वैसे ये लड़की मुझे खासी मशकूक लगी है, बड़ी अपनाइयत जिता रही है तुमसे। कहीं कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है? नवाज ने आंख मटकाकर पूछा था। शारिक तासुफ से गर्दन हिलाकर रह गया था। मेरी चॉइस अब इतनी गिरी हुई भी नहीं है। ऐसी लड़कियां ऐसी जगहों पर सजती हैं। घर चार दीवारी में नहीं। इंतहाई तलखी से शारिक ने कहा तो नवाज को बहुत बुरा लगा। तो फिर तुम ऐसी लड़की के साथ वक्त गुजारते ही क्यों हो? यह भी तो दुरुस्त हरकत नहीं है। तुम अपने लिए हर तरह से परफेक्ट, मोमिन और पाकबाज औरत चाहते हो। कभी खुद भी सोचा है कि तुम्हारी ज़िंदगी में दखल होने वाली जो वजूद भी यही डिमांड कर सकता है? वो तलखी से कह रहा था। शारिक अजिया से हंस दिया। हूँ बहुत मर्तबा, इसीलिए तो शादी करने का फ़ैसला नहीं किया। सरासर मजाक उड़ाने वाला अंदाज था। तुम्हारा कोई इलाज नहीं, बजाय इसके कि तुम खुद को संवारो, किसी पाकबाज वजूद को के काबिल बनाओ। गलत फैसला कर रहे हो। नवाज मजीद चिढ़ा। वो बरहम हुआ। शारिक नीम वहाँ आंखों में अजीब सी कैफियत लिए हुए था। चलो अब बहुत वक्त गुजर चुका है, मुझे अब्बा जी के पास भी जाना है। आज इन्होंने बुलाया था। कभी तो तुम भी इधर चक्कर लगा लिया करो, कारोबार का जायज़ा ले लिया करो। अब्बा जी अकेले कुछ संभाले। नबील अब इसके साथ शेयर्स की बुनियाद पर काम तो कर रहा था, लेकिन फिर भी इतने बड़े कारोबार को अब्बा जी संभाल रहे थे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, सारा फारिग वक्त इनको दिया करूँगा, मगर फिर भी इन पर बोझ है। वो बहुत कह रहा था और फिर उठ खड़ा हुआ। शारिक ने भी इसकी तकलीद की। वाकई बहुत वक्त हो चुका था, अब चलना चाहिए। शारिक ने वेटर को बिल पे किया और फिर दोनों होटल से निकल आए। जी तो जनाब, ये थी हमारी आज की किस्त। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई किस्त के साथ। अल्लाह हाफिज़।